development and social sector professional with more than 18 years of experience across various settings including corporate sector, research policy, think tanks, CSO and UN agencies. He has expertise in the field of policy research, program development, communication, resource mobilization. He is presently working as resource mobilization officer in RRD. Again, welcome sir. तो सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा, मैं लगभग 18 साल से ज़्यादा से डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर NGO, CSO, UN एजेंसीज और रिसर्च पॉलिसी थिंक टैंक में भी काम कर चुका हूँ। मुझे थोड़ा कल पता चला इस मीटिंग के बारे में, तो मुझे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड पता नहीं है, बट मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि हम लोग ग्रास रूट NGOs हैं और हम इस सत्र के माध्यम से हम ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन ग्रो, हाउ एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन डेवलप। तो उसका जिस सेशन के लिए मुझे बोला गया है वो था फंड रेजिंग टेक्निक, जो कि देखा जाए तो इट्स अ चैलेंज फॉर एवरीवन, ना ही सिर्फ NGOs को बट आई थिंक एट एवरी लेवल, चाहे इंडिविजुअल लेवल हो, चाहे CSO लेवल हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे इवन द गवर्नमेंट, एवरीबडी हैज़ टू मोबिलाइज फंड्स। सबको फंड्स की ज़रूरत रहती है अपने ऑपरेशंस को करने के लिए, यहाँ तक कि इवन द अंबानीज एंड अडानीज मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर देयर वर्किंग। तो इट्स अ चैलेंज। और मैं फंड रेजिंग को फंड रेजिंग ना कहते हुए रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो इट्स अ टर्म विच इज़ नाउ यूज्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड and it includes not only funds but also human resources, capital resources, capacity resources और अदर जितने प्रकार के resources हैं, and फंड रेजिंग इसका एक टाइप है। तो जैसा कि इस सत्र का नाम है फंड रेजिंग टेक्निक, बट आप अगर मुझसे पूछें तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताता हूँ कि फंड रेजिंग की कोई टेक्निक होती ही नहीं है। एक्चुअली देयर इज नो टेक्निक, देयर इज नो पैटर्न ऑफ फंड रेजिंग। हाँ, कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ता है। जैसे जैसे हम अपने सेक्टर में काम करते हैं, एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करूंगा। बहुत ज़्यादा फैंसी प्रेजेंटेशन में मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि जो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बात करूं कि मैंने इन 18-20 साल के कैरियर में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए फंड को मोबिलाइज किया है, और उसी आधार पे मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा मैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा, मैं उन प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करूंगा जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने के लिए। और इसको हम थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएंगे, इट शुड नॉट बी अ वन वे सेशन। तो अगर बात करें कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज अबाउट सिक्योरिंग द रिसोर्सेज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू रन। किसी संस्था को या किसी कंपनी को चलाने के लिए अगर हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, चाहे वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज हों, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो अन्य अदर प्रकार के सोर्सेज हो। तो इसको भी अगर हम देखें तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस डेवलपमेंट है। व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर जनरेटिंग न्यू बिजनेस। वो कहते हैं ना कि बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस, एक्चुअली वही है। अगर हम इसको अगर कंपेयर करें तो इसको जैसे एक कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अगर कंपनी लॉन्च करती है तो उस लॉन्च करने को और उसको उसकी सेल करने के लिए जो एस्पेक्ट और जो चीज़ें यूज़ करती है, उन्हीं को ही थोड़ा रिफाइंड वर्जन में हम सोशल सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और फंड रेजिंग टेक्निक के लिए यूज़ करते हैं। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन और फंड रेजिंग इज बेसिकली अ फ्रेंड रेजिंग।
वो एक तरीके की फ्रेंड रेजिंग है। मतलब आप वैल्यूबल कॉन्टैक्ट्स को रेज करते हो, वैल्यूबल अपना नेटवर्क बढ़ाते हो, किनके साथ, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो डोनर एजेंसीज हैं उनके साथ आपको अपना एक संपर्क बढ़ाना पड़ता है, अपना दायरा बढ़ाना पड़ता है। वही रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम सब जानते हैं, कुछ बातों को हम एक बार दोहरा लेते हैं। इट इंश्योर्स कंटिन्यूएशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोविजन टू क्लाइंट्स। जो आपके प्रोजेक्ट के तहत जो बेनिफिशियरीज हैं वो ही आपके क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स एक हैं आपके इंटरनल और एक हैं आपके एक्सटर्नल। इंटरनल क्लाइंट्स मतलब जो आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, आपके टारगेट बेनिफिशियरीज हैं, और एक्सटर्नल मींस जो आपकी डोनर एजेंसीज हैं। ऑफ कोर्स इट्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। किसी भी संस्था को फाइनेंशियल स्टेबल करने के लिए हमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जरूरत है। टू स्केल अप आवर ओन एफर्ट्स। मान लीजिए हमने कोई एक नया इनिशिएटिव, नया पायलट करा है, बट हम उसको सक्सेसफुली बड़े पैमाने पे ले जाने के लिए, उसको और स्केल अप करने के लिए हमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जरूरत होती है। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ फंड रेजिंग। फंड रेजिंग के कुछ सिद्धांत हैं जिसको कि मैं बहुत आसान तरीके से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट अबाउट मनी। अगर आप इसको एज अ मनी रेजिंग की तरह लेके चलेंगे तो फंड रेजिंग खाली एक एक्सरसाइज बन के रह जाएगी। बट जबकि असल में क्या है, फंड रेजिंग एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। उसकी हम बात करेंगे कि ये कैसे ऑनगोइंग प्रोसेस है। देन अनदर प्रिंसिपल इज कम्युनिकेट द नीड। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड को कम्युनिकेट करते हैं थ्रू योर एफर्ट्स। कोई भी डोनर एजेंसी किसी संस्था को पैसे नहीं देती है। उसका फंड देने का मतलब होता है वो पीपल की बेनिफिशियरीज के लिए फंड दे रहे हैं। वो कोई एक कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट या ऑर्गेनाइजेशन को जान के फंड नहीं देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर ये डेफिनेशन को मैं एक बार पढ़ रहा हूँ आपके सामने। डोनर्स गिव टू पीपल और टू हेल्प क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। By illustrating through case studies the impact of our work, we can show the donor how his money is helping to us make the difference. So कोई भी डोनर एजेंसीज हैं वो आपको फंड इसलिए करती है ताकि आपके एफर्ट्स के थ्रू जो लोग हैं, अल्टीमेटली जो वल्नरेबल हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको बेनिफिट पहुंचे। योर बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स आर योर एग्जिस्टिंग डोनर्स। जो हमारे बेस्ट प्रोस्पेक्ट होते हैं, जिनको हमें लंबे समय तक सहेज के रखना है, वो हमारे एग्जिस्टिंग डोनर हैं। तो एग्जिस्टिंग डोनर से हमारा तालमेल और बहुत अच्छा होना चाहिए। एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ फंड रेजिंग। पैशन फॉर द कॉज। फॉर एग्जाम्पल, हर एक संस्था अपने अलग अलग विषयों पे काम करती है। मान लीजिए कोई संस्था काम कर रही है महिलाओं के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई वाटर इश्यूज पे काम करती है, कोई जेंडर पे। तो हमारा मकसद होना चाहिए कि वी शुड बी पैशनेट अबाउट आवर कोर प्रोग्राम। देन कमिटमेंट फ्रॉम एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फंड रेजिंग इज नॉट डन बाय अ इंडिविजुअल, इट इज डन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन which start from your board, your governing council, your secretary, and then the internal staff which plays a crucial role in mobilizing resources. वो कैसे है वो हम आगे देखेंगे, कुछ important बातें जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि मैंने रियलाइज़ करी हैं ओवर द टाइम। अगर आप देखें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजीज बनाती हैं। उनका इतना बड़ा बजट होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने के लिए। उनकी बाकायदा डेडिकेटेड टीम होती है, उनके बाकायदा प्लान होते हैं, और उनका एक डेडिकेटेड बजट होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए। बट
when I was in UN or when I was in some think tanks, जो मैंने जाना है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजीज का जो सार होता है, उस सार को मैंने यहाँ फिल्टर करके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। और बेसिकली ये यही चीज़ होती है इसकी, जैसे मैंने कहा, इसकी कोई एक सेट टेक्निक नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए इसकी कोई ऐसी टेक्निक का कोर्स होता तो हम सब लोग वो 6 महीने साल भर का कोर्स करके फंड मोबिलाइज कर रहे होते। इट्स अ चैलेंजिंग टास्क और इसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये आप लोग जानते हैं, बस मैं इसको रिटरेट कर रहा हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखते हुए हमें अपने ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। पहला है लेजिटिमेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इससे हम क्या तात्पर्य है हमारा इससे? कोई भी, कैसे भी, जैसे मैंने कहा हम खुल के बात करते हैं इस पर। व्हाट डू यू मीन बाय लेजिटिमेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? सीधी सी बात ये है कि जो फंडर कोई भी अपना पैसा दे रहा है, जिस काम के लिए दे रहा है, उसका पूरा ओपन होना चाहिए सारा का सारा। अपना पैसा चल रहा है, ये इसमें लगा है, और मॉनिटरिंग में ध्यान रहना चाहिए अपने वेबसाइट में या जहाँ पे डिस्प्ले करना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई साथी? जो भी फंड रेजिंग के लिए प्लानिंग हो या जो फंड रेजिंग की हम बात करें, जैसे हम कोई उसमें लेजिटिमेसी, अगर आप लेजिटिमेसी बताना, लेजिटिमेसी हम किसको कह रहे हैं यहाँ पर? एग्जैक्टली यहाँ पर लेजिटिमेसी लीगल वर्ड है, लीगल टर्म से, जैसे लीगल शब्द से ही लेजिटिमेसी आया है। वैधानिक, जैसे फंड कोई भी फंडर है, उसने किसके लिए वो दिया है, जैसे वंचित समुदाय के लिए, वनरेबिलिटी के लिए, बच्चों के लिए, तो वो उन तक पहुंचना चाहिए। और वो क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब संस्था के विषय में, अगर संस्था की हम बात कर रहे हैं एनजीओज की, तो एनजीओज के विषय में लेजिटिमेसी क्या हो सकती है? इसमें जो फंडर है और संस्था को अगर वो कुछ कोर्स के लिए वो फंड कर रहा, तो वो संस्था का लीगल एस्पेक्ट पूरा कंप्लीट होना चाहिए ताकि वो फंडर उसको फंड कर सके, तो लीगल कंप्लायंस पूरे होना चाहिए। यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि इज़ इट लेजिटिमेट टू अवेल फंड्स। कुछ हम यहाँ कंप्लायंस के अंदर डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम बेसिक, मैं एक बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि लीगल कंप्लायंस हमारे जो आजकल बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, आपको सबको पता ही है क्या क्या हमारे कंप्लायंस लेवल है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है, हमें लेजिटिमेट होना पड़ेगा। हर एक कंप्लायंस जो लॉ ऑफ द लैंड जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पूरे हों। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के बारे में तो आई एम श्योर सबको पता होगा, क्या मतलब है हमारा यहाँ ट्रांसपेरेंसी से? एग्जैक्टली, जो हमने अभी तक किया है, जो हमारे फंक्शंस हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं, जो हमारा विजन है, जो हमारे प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के बारे में कोई बताना चाहेगा? एब्सोल्युटली, अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है, यू आर अकाउंटेबल टू द डोनर, नॉट ओनली टू द डोनर बट टू योर बेनिफिशियरीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। जब तक हम अपनी जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तब तक हमें जो एजेंसीज हैं वो उस नज़र से नहीं देखेंगी। तो हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी को सेट करना पड़ेगा, अपनी जवाबदेही के प्रति हमें और जिम्मेदार होना पड़ेगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी जैसे अरावली संस्थान के साथ जुड़ा हूँ और कुछ और भी संस्थान हैं, उनके संग भी हूँ। तो अभी रिसेंटली पिछले महीने ही एक हमने बड़ा प्रोजेक्ट को मोबिलाइज किया है, उसके लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया है। तो जिसके लिए अगर मैं उसका एग्जाम्पल दूँ तो
अजीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव, जिसको आप सब जानते हैं, अजीम प्रेमजी से फाउंडेशन है, ऐसे ही अजीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव है, तो उसका ही एक प्रोग्राम है। तो हर एक डोनर एजेंसीज की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, मोस्टली वो कॉमन होती हैं, बट कुछ चीज़ें उसमें अलग होती हैं, और उसको वो बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट उसको वो बड़ी गहनता से देखते हैं। जैसे हम लोग डोनर्स के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे ही डोनर एजेंसीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अगर बात करती हैं तो बात को दूसरे स्टेज पे ले जाने के लिए वो भी पूरी रिसर्च करती हैं एक संस्था के बारे में। और रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे पर्टिकुलरली कुछ, वो जो भी अवेलेबल ऑनलाइन या फिर किसी संपर्क के थ्रू उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है तो वो उनको रिकॉर्ड करती है। तो सबसे पहला जो प्रमुख जो एक फंडिंग एजेंसी देखती है, उसके लिए जो पहला इंटरफेस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो होता है उसकी वेबसाइट। क्या एक संस्था की, और ये मैंने बहुत जगह देखा है, कई संस्थाओं के संग मैंने जो काम किया है, कि वेबसाइट को बहुत हल्के में लेते हैं। एक वेबसाइट बना दी, उसमें इंफॉर्मेशन डाल दी एंड दिस थिंक दैट देयर वर्क इज डन, यार हमारा। बट एक वेबसाइट मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फोकस्ड एरिया है, जिसके लिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो ये कहूँगा अपनी तरफ से कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट है उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे वेबसाइट पे मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये देखा है कि कुछ भी उन्होंने अपने बारे में डाल दिया तो कहीं ना कहीं बेसिक मिस्टेक्स करते हैं वो, स्पेलिंग मिस्टेक। सबसे पहला मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट आप देखोगे तो इतनी जगह आपको उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स देखने को मिलेगी हर एक चीज़ में। तो ये रिफ्लेक्ट करती है कि हाउ सीरियस यू आर टुवर्ड्स योर वर्क। तो वेबसाइट होना तो ज़रूरी है ही है, और उस वेबसाइट को आप एक प्रॉपर डिज़ाइन के तरह से आप लोग करते होंगे अपनी संस्था के बारे में भी, जिसमें आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड, अपने प्रोजेक्ट्स, अपना प्रीवियस वर्क, अपने प्रोग्राम एरियाज, उसके बारे में बताते हैं। आपने जिन एजेंसीज के साथ प्रीवियस में काम किया है उनके बारे में बताते हैं। कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको आने वाले पॉइंट्स में बताऊंगा। सेकेंडली, डॉक्यूमेंटेशन एक संस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डॉक्यूमेंटेशन आप सभी लोग जानते हैं, कोई मुझे बताएगा डॉक्यूमेंटेशन कैसे हम अचीव कर सकते हैं एफिशिएंटली? डॉक्यूमेंटेशन में है कि संस्था का प्रॉपर बाईलॉज, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद उसके ऑडिट रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स उसमें ही आ जाएंगे, पिछली बार का। इस तरह से उनको दूसरा जो रिक्वायरमेंट है फंडिंग एजेंसी की, उसके अनुसार भी कुछ बना अलग से देना पड़ता है। ये तो बेसिक है, ये तो लेजिटिमेट चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। पर डॉक्यूमेंटेशन से मेरा यहाँ तात्पर्य है कि जो आपने प्रीवियसली प्रोजेक्ट्स किए हैं किसी एजेंसीज के साथ, उनके बारे में ज़रूर आपका मेंशन होना चाहिए। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं तो एटलीस्ट ये मेंशन होना चाहिए कि क्या प्रोग्राम एरिया था, क्या उसके ऑब्जेक्टिव से क्या आपने अचीव किया है, और अगर कोई टेस्टिमोनियल्स हैं उसके साथ तो वो आप लगा सकते हैं। और कुछ अगर आपने इम्पैक्ट्स जनरेट करे हैं अपने पुराने काम में तो वो हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस स्टोरी, केस स्टडीज, इम्पैक्ट स्टडीज, इनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो आप इनको, मैं जब कह रहा हूँ सिर्फ रखना नहीं है तो हाईलाइट करना है। अपने होम पेज पे इन चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट्स का एक सेक्शन बना के। तो डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन आई एम श्योर प्रीवियसली आपने सेशंस में शायद कहीं ना कहीं किसी ने इस मुद्दे पे भी चर्चा की होगी कि प्रपोजल राइटिंग स्किल्स, ये सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। किसी भी संस्था को आप अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले वो, मान लीजिए आपकी दूसरे तीसरे चरण की बात हो जाती है तो वो आपसे एक डिटेल प्रपोजल सबमिशन के लिए कहते हैं। तो कोई भी साथी मुझे बताएगा कि अच्छे प्रपोजल स्किल्स के क्या अच्छे प्रपोजल्स के क्या कंपोनेंट होने चाहिए। एक आप प्रपोजल लिखते हैं, आपने बहुत प्रपोजल्स लिखे भी होंगे, तो एक अच्छे प्रपोजल्स के क्या कंपोनेंट होने चाहिए?
एक थोड़ा धीरे धीरे बताएं, सब लोग सुन। सबसे पहले उसका लीडरशिप होना चाहिए, समरी होना चाहिए, उसका प्रॉब्लम होना चाहिए, जो एक्टिविटी से वो होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए, उसकी इम्पैक्ट होनी चाहिए, इनपुट होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए, आउटकम्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से वो होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रपोजल राइटिंग स्किल्स बहुत बेसिक पॉइंट है ये, बट प्रपोजल राइटिंग स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। कई संस्थाओं के साथ मेरा अनुभव रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रपोजल राइटिंग स्किल्स नहीं अच्छी हो पाती है, तो उसके लिए वो मदद ले सकते हैं किसी एक्सपर्ट की या किसी कंसल्टेंट की। तो सेकंड पॉइंट ये था, और जैसा कि सर ने बताया उन्होंने सब कवर किया है, तो मैंने भी लिखा है एक लेटर ऑफ इंटेंट होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी अगर आप डालें तो बहुत अच्छा रहता है। स्टेटमेंट ऑफ नीड या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन जिसमें कि हम लोग मेंशन करते हैं गोल्स, ऑब्जेक्टिव, अपनी मेथोडोलॉजी। प्रोजेक्ट प्लान फ्रॉम फंडिंग जिसमें कि आप कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स कवर कर सकते हैं कि क्या ईयर वाइज आपके माइलस्टोन रह सकते हैं। इफ मान लीजिए अगर ये मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। देन आपका मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन प्लान होना बहुत ज़रूरी है एक प्रोजेक्ट में, प्रपोजल में। इसके लिए बहुत सी टेक्निक हैं जो हम यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन प्लान के लिए, जैसे आउटकम मैपिंग हो गई, या फिर थ्योरी ऑफ चेंज हो गया, या लॉग फ्रेम एनालिसिस हो गया। तो M&E प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये डोनर के कुछ डोनर तो इसको अपफ्रंट ही मेंशन करते हैं कि ये होना चाहिए। अब अगर कहीं किसी जगह ये नहीं होता है देन यू हैव टू पुट अ M&E प्लान। ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन ये बहुत जनरल है, जिसमें कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देते हैं, और बजट। सेकेंडली जैसे कि मैंने बोला कि हम अपने प्रोग्राम एरिया की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर फोकस एरियाज पे हमें काम करना है। तो वी नीड टू वेल अवेयर अबाउट अवर प्रोग्राम एरियाज। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने कहा कि डोनर भी संस्था के बारे में जान पहचान रखना ज़रूरी समझते हैं। तो एक हमें फंड रेजिंग जैसे एक ऑनगोइंग एफर्ट है, तो एक डोनर मैपिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि जिसके लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब हम जिस विषय पे, जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके रेलिवेंट डोनर्स कौन हैं, कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि उन एरियाज पे या फिर उन फोकस एरियाज को फंड करती हैं। इसकी रेगुलर मैपिंग हमें करती रहनी चाहिए। और ये डोनर मैपिंग हम या डोनर रिसर्च कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी डोनर्स की जो वेबसाइट हैं उसके थ्रू। तो ये थोड़ा समय हम इस डोनर मैपिंग पे देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेक अ डेटाबेस, वही है डेटाबेस बनाइए रेलिवेंट डोनर्स का, और उसको रेगुलरली रिविजिट करते रहिए। कीप एन आई ऑन द ग्रांट ओपनिंग, EOIs एंड RFPs। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे डोनर की जो ग्रांट ओपनिंग होती है या RFPs होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो हमें रेगुलर विजिट करनी चाहिए। थर्डली जैसे सर ने कहा था कि जो ये कंप्लाइंस की बात आ गई है, जो हमारी एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, ये सब हमारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन like donors would prefer कि such information should be available on our websites। कई जगह ऐसे देखा है कि एनुअल रिपोर्ट्स हैं बट 2 साल 3 साल पहले की पड़ी हैं, उसके बाद है ही नहीं एनुअल रिपोर्ट्स। तो दैट थिंग शोज अ कैजुअल अप्रोच। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें रेगुलरली जो हमारी एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनको अपडेट वेबसाइट्स पे हमें करना चाहिए। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस प्रोग्राम्स एंड इट्स इम्पैक्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो प्रीवियस प्रोग्राम्स रहे हैं उनके बारे में हम, उनके इम्पैक्ट्स के बारे में हम कुछ बताएं। किसी साथी का अभी तक कुछ सवाल है या कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं? जी सर मेरा ये सवाल है, मैं खुद एक उद्यमी हूँ। जी। और मैं दो बिजनेस कर रही हूँ। अच्छा। मैं
साल ही। अच्छा, 12 और 13 महीने 25 महीने मेरे साथ काम कर रही है SHG से हैं? SHG से। अच्छा, और सर वो SHG का केवल नाम बात है, SHG का है उसका ओनर में ही उसका सॉरी, ओनर में ही लीडरशिप में ले रही हूँ, उनको सैलरी बेस पे रखती हूँ। बाकी सब जितना पैसा मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, आज के लिए मेरे लिए ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी रही है। और जो पैसा था जैसे बैंक लोन लेके हमने तो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बट जो बैंक वाले कितना 5 से 10 लाख रुपये इससे ज़्यादा वो भी नहीं दे सकते रहते। तो आगे के लिए जो अब जो बिजनेस प्लान बनाऊँ मैं, जैसे मैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तो SC ऐसे बनाऊँ, इससे बनवाऊँ प्लान। अच्छा, ये मत मुझे जानना है। हाँ, नहीं, ठीक है। काफ़ी देर से मेरे सवाल नहीं ठीक है, आपका बहुत बेसिक ऐसे ही उत्सुकता इम्पोर्टेंट है जो आपके मन में एटलीस्ट वो कैसे discuss बनाऊँ करना है। आगे का प्लान में, आगे अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या करूँगा? हाँ, देखिए बिजनेस डेवलपमेंट में सबसे पहले तो आप को ये देखना होगा कि जो SHGs के थ्रू जो आपका प्रोड्यूस है जी वो क्या है, वो मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। सब तो है, वो तो मैं हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं कि आप क्या बना रहे हैं, मैं एक जनरल बात बता रहा जी हूँ जी कि सबसे पहले तो जैसे कि आपका क्या प्रोड्यूस करते हैं SHGs के थ्रू। हाल में धनिया मिर्ची प्लस नमकीन अचार मठी पेठा साइड अच्छा। प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, और ये कौन से इलाके से हैं? मालपुरा ही हाँ जी? मालपुरा अच्छा, टॉप माल। तो देखिए इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बेसिक चीज़ों पे ध्यान, पहले तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, वो तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ही। सेकेंडली आप एज एन SHGs अगर अपने आप को किसी संस्था से लिंक करें, किसी संस्था से लिंक करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप उसके लिए देख सकते हैं कि कौन सी संस्थाएं हैं जो SHGs के संग काम कर रही हैं। वो आपके लिए सबसे प्लान बनाने से पहले ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो जैसे डोनर मैपिंग है, तो आपके लिए डोनर कौन है? आपके लिए डोनर वो है जो ऑर्गेनाइजेशन जो SHGs के संग काम करती हैं, जो SHGs को प्लेटफॉर्म देती हैं इन सब चीज़ों के लिए। वैसे मेरे साथ 3 संस्थाएं जुड़ी हुई है। अच्छा, सिक्योरिटी वन फर्स्ट, सिक्योरिटी कौन है? उसके बाद में राजवी का प्लस HGBS की। हम्म। अगर ये तीनों मिलकर मुझे सपोर्ट करें तो सर फिर कहना ही क्या। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशंस के ये तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके संग आप जुड़ी हुई हैं। तो बेसिकली देखिए आप जानना चाह रही हैं कि आप इंडिविजुअली प्लान डेवलप करें और इंडिविजुअली अपने प्रोडक्ट की प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं। तो इसके लिए भी जैसे जो बेसिक होता है ना, जो हमारा, जैसे हमने यहाँ कहा, आप इसमें भाषा का वो मैं नहीं समझता हूँ कि भाषा एक बैरियर है। जैसे एक प्रपोजल आप जैसे एक DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेवलप की जाती है जिसमें कि आप अपने प्रोजेक्ट को हाईलाइट करिए, उसकी जैसे आपको मान लीजिए आप रिटर्न में उसको लिख रही हैं, तो उस आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे थोड़ा सा भिन्न है वो आपको उसमें हाईलाइट करना पड़ेगा। क्या आप ऑर्गेनिक मसालों से जुड़ी हैं या कैसे जुड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाउ योर प्रोडक्ट इज बेटर देन आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज दूसरों से अलग कैसे हैं। हाँ, तो यही है आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रिसोर्स शेयर हमारे पास कम है और उसके लिए कंपटीशन बहुत है। मल्टीलैटरल फंडिंग्स ऑलमोस्ट बंद होने की कगार बंद हो गई है, बायलैटरल फंडिंग्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। मेनली जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, प्राइवेट रिसोर्सेज हैं, CSR से जो पैसा आता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू कम्पीट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। तो उस कंपटीशन में आगे जाने के लिए आपकी USP क्या है, ये सबसे आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी, हाउ यू आर बेटर देन अदर्स। थर्डली जैसे ये इस पे चर्चा हो गई है कि केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से जिसके लिए आपने प्रीवियसली प्रोजेक्ट किया है, कोई अप्रिशिएशन लेटर उन्हें दिया है, गवर्नमेंट से अगर आपको ऐसा कुछ मिला है तो वो आप हाईलाइट करें। देन न्यूज़पेपर मीडिया में अगर आपकी संस्था के बारे में कुछ आया है तो वो एक अलग से सेक्शन बना के हाईलाइट करें। प्रेस कवरेज है, प्रेस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कार्ड्स हैं, दिस इज ऑल्सो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कितनी संस्थाएं हैं आई एम श्योर जिन्होंने अपना एक छोटा ब्रोशर बनाया हुआ है। जैसे आप इस मीटिंग में
आए हैं, तो कितनी संस्थाएं हैं जो अपना एक ब्रोशर लेके आई हैं। तो ये देखिए, ये जैसे मैंने कहा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब पार्टनर डेवलपमेंट है। पार्टनर खाली डोनर्स या फंडिंग एजेंसी नहीं है, यहाँ पर हम एक दूसरे को भी जान के बहुत सारा फंड आउटसोर्स के तरीके से भी आजकल मिल रहा है। तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर एरिया के लिए अपना वर्क आउटसोर्स कर देती है, तो ऐसे भी हो रहा है। या फिर उसको एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट्स है, राजस्थान में उनको पार्टनर्स की जरूरत है, तो आपको एक ब्रोशर हमेशा अपने संस्था का छोटा ब्रोशर, जिसमें आप यही चीजें जैसे मैं कह रहा हूँ हाईलाइट करके इन प्लेटफॉर्म पे हमेशा लाना चाहिए। चाहे वो ऐसी मीटिंग हो, चाहे वो किसी बड़ी सेमिनार में जा रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज कम प्रिपेयर्ड विथ योर बिजनेस कार्ड एंड योर ब्रोशर, तो वहाँ आप लोगों को दे सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। लगभग 5 साल पहले मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के संग दिल्ली में एक मीटिंग में गया था, उसको रिप्रेजेंट करने। उस मीटिंग में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नॉर्वे के लोग आए थे, नॉर्वेजियन एम्बेसी के लोग आए थे, और वो मीटिंग थी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस बिहेवियर सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट के ऊपर। तो उसमें हम लोग काम कर रहे थे। मैंने अपना एक छोटा ब्रोशर, आप सोच सकते हैं नॉर्वेजियन एम्बेसडर आया था, मैं उनसे मिलने गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ऐसी तरह की किसी भी मीटिंग में जाएं तो हम लोग बात करने से कभी हिचके नहीं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने में वी शुड फील प्राउड। जो भी हमारा चाहे एक छोटा सा इनिशिएटिव है, चाहे बड़ा इनिशिएटिव है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि हम ही उसके चीयर लीडर हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के चीयर लीडर हैं, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना है। तो मैंने नॉर्वेजियन एम्बेसडर्स को अपना इंट्रोडक्शन दिया और ब्रीफली उसको बताया कि सर दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन। एंड एम्बेसडर्स जनरली बहुत बिजी होते हैं, वो आए इनॉग्रेशन सेशन में और बस वो चले गए। बट मैंने उनको बताया, देन आई हैव शेयर्ड माय ब्रोशर एंड बिजनेस कार्ड्स। तो उन्होंने कहा थैंक यू, उन्होंने वो लेके उनके साथ में एक उनका जो ऑफिसर था, वो उनका बेसिकली यू नो आई थिंक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स ऑफिसर था, उन्होंने उसको दे दिया एंड ही सेड कि ठीक कभी मिलते हैं। कुछ टाइम बाद, लगभग 3-4 महीने बाद, नॉर्वेजियन एम्बेसी ने कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट करा दिल्ली में। उनके पास हमारा कार्ड था, उन्होंने वो देखा, हमारा ब्रोशर देखा, उनको लगा कि हमें कुछ ऐसी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट करना है जो कि इस विषय पे काम करती हैं। तो उन्होंने उस ब्रोशर को देख के, मेरा नंबर और ईमेल देख के, देन दे कॉल्ड मी कि दिस इज वी आर ऑर्गेनाइजिंग एंड हम लोग पहले मिले थे, तो क्या आप हमारे इवेंट में एज ए पार्टिसिपेंट आएंगे? वी आर हैप्पी एंड यस सर। तो हम लोग वहाँ गए, उस इवेंट में हमने पार्ट लिया। वो 2 दिन का इवेंट था। वहाँ पर हमने उस मुद्दों पे चर्चा की, हमने एक प्रेजेंटेशन दिया अपने कि हम लोग वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर उस नॉर्वेजियन ऑफिसर्स ने हमको ये बताया कि वो बहुत ही रिसेंटली एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इंडिया और नॉर्वे का, और उसमें वो चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम को इंडिया में कर सकें। तो उन्होंने हमारा काम देखा और हमें इनवाइट किया कि क्या आप इस प्रोग्राम को डेवलप करने में हमारी मदद कर सकते हैं क्या, मतलब ऐसे। तो आई सेड कि यस वी कैन डू दैट। मतलब ये एक सिलसिला शुरू हुआ। देन उस सिलसिले को धीरे धीरे हमने एक स्कोपिंग मिशन में बदला। उन्होंने ये बताया कि हम लोग ये प्रोजेक्ट जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंडिया में, इसको हम अपने नॉर्वेजियन पार्टनर्स के साथ मिलके करेंगे। मतलब नॉर्वे में एक इंस्टीट्यूट है और इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमने एक छोटा उनको आइडिया नोट प्रेजेंट किया और उसके बेसिस पे उन्होंने वो आइडिया नोट नॉर्वे में भेजा, और वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट था उसको वो आइडिया नोट पसंद आया। और देन दे सेंड अस टू नॉर्वे कि उस इंस्टीट्यूट के संग जाकर आप प्रोग्राम को इसको डेवलप कीजिए। तब तक कोई फंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, ये खाली इनिशियल स्टेज चल रहा था। उन्होंने हमको स्पॉन्सर किया हमारे विजिट को, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर हमने उस प्रोजेक्ट को बड़े प्रोग्राम में बदला। लगभग 9 से 10 महीने इस पूरे प्रोसेस में लगे
and then we developed a 5 years project from 2012 to 2017. और लगभग इंडियन करेंसीज में देखा जाए तो लगभग 18 से 20 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और उसमें और भी पार्टनर्स थे। बट मैं इस एक छोटी सी एनेक्डोट की उसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फंड रेजिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने डोनर से मीटिंग करी और ओवरनाइट हमारा प्रोजेक्ट अप्रूवल, ऐसा नहीं होता। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। मतलब अगर आपको 1 साल बाद के लिए या 2 साल बाद के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आप असेस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको आज से काम शुरू करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। किसी भी बड़े डोनर्स के संग काम करते हैं तो उसमें ये एक लंबा प्रोसेस चलता है, इट टेक्स टाइम। आजकल फंडिंग एजेंसीज का क्या सोच हो गई है या क्या पर्सपेक्टिव हो गई है कि वो आपके साथ ऐसे पार्टनर काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा दे दिया आप डेवलप करो आप अपने लेवल, वो ऐसे पार्टनर लाइक जो अजीम प्रेम जी इनिशिएटिव भी जो हमारे संग काम कर रहा है, वो हमारे संग फील्ड में विजिट करता है, हमारे संग प्रोग्राम को डेवलप करता है, हमारे संग प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव्स लेता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। तो आजकल की एजेंसीज का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटलुक है कि वो ये देखना चाहता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था क्या विलिंग है इस तरह के मॉडल पे जाने के लिए। तो फंड रेजिंग इज ऑल्सो लॉन्ग, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। तो उसके लिए हमें मेंटली तौर पे भी तैयार रहना पड़ता है। थर्डली है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करना है, उसके अपने आइडियाज़ को सेल करना है। उसके प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग डायलॉग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डायलॉग कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए किसी संस्था को जेंडर में काम करना है या वो जेंडर में उसकी एक्सपर्टीज है, उसके पास अभी फिलहाल प्रोजेक्ट नहीं है, बट वो क्या कर रही है उस जेंडर सब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए या अपने खुद की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए लोगों को उसके विजन में आप रहें, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी भी रहती हैं जो नॉन फंडेड होंगी, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे जेंडर पे जैसे काम कर रहे हैं, जैसे चाइल्ड पे कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स करने पड़ेंगे। वो इनिशिएटिव क्या है, कुछ आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कुछ पोस्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये अपने आप को विजुअलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। कुछ आप ऑनलाइन डायलॉग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कोई छोटा इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप उसमें कुछ रेलिवेंट संस्थाओं को बता रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपको करते रहना होगा। आप खाली नहीं बैठ सकते हैं कि इस सोच में कि जब तक फंडिंग नहीं आएगी मैं करूंगा कैसे। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है, ये बहुत प्रॉब्लम मैंने देखी है कुछ संस्थाओं के संग मैं रहा हूँ, तो कि सर हम तो कैसे करें सर, इस चीज़ के लिए तो हमारे पास पैसा ही नहीं है सर, हम इसको कैसे करें। तो भाई आप लोग ने जो एक्सपर्टीज डेवलप करी है उस सब्जेक्ट में, तो उसके बारे में कुछ लिखिए, कुछ मीडिया आर्टिकल्स लिखिए, कुछ चर्चा कीजिए, चर्चा में शामिल होइए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आजकल सब लोग यूज करते हैं। सोशल मीडिया में अपने आर्टिकल्स लिखिए, ब्लॉग में कुछ भेजिए, फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर अपने बारे में कुछ डालिए। तो दीज आर, आई एम श्योर बहुत लोग करते होंगे, यहाँ भी बहुत लोग कर रहे होंगे, बट ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं फिर से इस चीज को एम्फसाइज कर रहा हूँ दैट वी हैव टू डू दिस थिंग्स रेगुलरली। अपना वॉलंटियर्स बेस इंक्रीज कर सकते हैं, अपने साथ संस्था के साथ इंटर्न्स और वॉलंटियर्स को जोड़िए। बहुत से इंटर्न्स और वॉलंटियर्स जुड़ना चाहते हैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के संग, तो वो एक बेस डेवलप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो है कि इनके ऊपर आपको रिसोर्सेज खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। कंसल्टेंसी, मतलब बहुत ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज नहीं है परमानेंट, जैसे मैंने कहा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए डेडिकेटेड टीम रखना या फिर उसकी स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए कुछ करना, उसके लिए बजट जनरली नहीं होता है। तो उसमें हम कंसल्टेंट का शॉर्ट टर्म बेसिस पे या किसी अदर एक्सपर्ट का शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम उसको हायर करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ये रियलाइज कर सकते हैं। कोई सवाल या कोई जानना चाह रहा है अभी तक? आप अरावली का कुछ
अपना अनुभव बता रहे थे किस तरह से APPI के साथ आपने। हाँ, ये वैसे ही था जैसे मैंने अभी नॉर्वे का एग्जांपल देके बताया कि एक इनिशिएटिव है, ये मतलब अरावली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पे काम करती है काफ़ी समय से। तो अजीम प्रेमजी फिलांथ्रोपिक इनिशिएटिव, ये भी एज अ डोनर मैपिंग के थ्रू हमने देखा कि ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पे काम करती है। तो लास्ट अक्टूबर नवंबर में हमारा इनके संग डिस्कशन शुरू हुआ। इसमें हमने वो इनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल्स दे सकते हैं और वहाँ पर इनके कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं कि जिस जिस विषय पे काम करते हैं। तो वहाँ पर हमने डाला और ये बताया कि भाई हम इस एरियाज़ में काम कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पे, और जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने डाल दी। एंड देन जैसे एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफिसर जनरली करता है कि भाई उसको तो ये काम करते ही रहना पड़ेगा रेगुलरली अगर उसको चाहिए, क्योंकि अब 10 जगह या 15 जगह कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं एक जगह आपको सफलता मिलती है। तो इस बात को होके 2-3 महीने हो गए एंड देन ठीक है आगे बढ़ गए हम लोग भी। सडनली 3 महीने बाद 4 महीने बाद एक डिस्कशन शुरू हुआ, वहाँ की तरफ से मेल आया कि भाई इस तरह का आप लोगों ने ये दिया था और इस तरह पे आप काम कर रहे हैं। तो हमारी संस्था से जो हमारे जो ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, वो विज़िट करना चाह रहे हैं और वो लोग जयपुर में हैं या उस लोकेशन पे हैं, तो इट्स अबाउट अ जनरल मीटिंग, एक जनरल मीटिंग कर सकते हैं। तो फिर वैसे एक मीटिंग शुरू हुई, वो लोग आए, उन्होंने देखा ये काम हम कर रहे थे एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, और ये हम लोग इधर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे इस प्रोजेक्ट को, जो हमारे जो नेचुरल स्टोन सेक्टर्स हैं, सैंडस्टोन सेक्टर हैं, करौली, धौलपुर और उस तरफ। तो वहाँ पर हमने विज़िट करवाया इनको, वहाँ पर इन्होंने देखा, ये लोग बेनिफिशियरीज से मिले, फील्ड में गए, वहाँ देखी क्या स्थिति है क्या नहीं है। फिर जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास आए, फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो प्रपोज किया है वो ठीक है, बट क्या हम इसको ऐसे डेवलप कर सकते हैं, क्या हम लोग आपके संग मिलकर इस प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने हमारे संग काम करना शुरू करा। 2-3 बार उन्होंने उनके ऑफिसर्स आए, उन्होंने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, प्रोग्राम डेवलपमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स पे, विजन पे, मेथडोलॉजी पे काम किया। काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुआ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। देन इट ऑल स्टार्टेड। फिर फाइनलाइज करके, फाइन ट्यून करके ये हमने भेज दिया, और उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा वक्त लगता है, देखते हैं अगर क्या होता है, ये हमारे बोर्ड के पास जाता है। फिर उसमें 2-3 महीने बाद हमारे पास आया कि इन प्रिंसिपल दे हैव अप्रूव दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को हम लोग अप्रूव कर रहे हैं बोर्ड में। देन हाउ इट स्टार्टेड, और ये लास्ट मंथ ही इस प्रोजेक्ट को हम धरातल पे लेके आए। सर इसमें छोड़ना चाह रहा हूँ मैं, जैसे अजीम प्रेम जी की आप बात कर रहे हैं। जी जी। तो अजीम प्रेम जी का फोन हमारे पास भी आया था, हमने जो रजिस्टर किया उसको, उन्होंने ये अजीम प्रेम जी एक फाउंडेशन और एक अजीम प्रेम जी फिलांथ्रोपिक इनिशिएटिव, हमने फाउंडेशन की बात की, तो हमने भी रजिस्टर्ड किया उसको आदर्श शिक्षा समिति में, और रजिस्टर करने के बाद में उन्होंने प्रोफाइल देखी आदर्श शिक्षा समिति की, और फिर वहाँ से एक कॉल आया कि आपका जो पिछले साल का जो बजट है टर्नओवर 3 सालों का, टर्नओवर आप प्रपोजल मांग रहे हैं 50 लाख का। हाँ। मतलब 50 से ऊपर बजट आता है। ठीक है, और आपका जो टर्नओवर है वो पिछले 3 साल 20 लाख ही हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल एवरेज जो हम फंड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का कि हम लोग 50 लाख से कम नहीं देते। तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसी बात आ जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है वो उनके हिसाब से होना चाहिए। देखिए इसमें पता है क्या सोच है आजकल, और जो मैं मानता हूँ कि जो गलत सोच है कि भाई बड़ी जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो बहुत ग्रास रूट लेवल NGOs को फंड करने से थोड़ा सा हिचकिचाती है। ये मैंने जनरली देखा है। ऐसा नहीं है कि सभी, कुछ जगह ऐसा है कि वो या तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं और उसके थ्रू आप वैसे करेंगे आपको, बट अगर हम डोनर एजेंसीज का देखें तो उनका क्राइटेरिया क्या होता है कि वो कैसे आकलन करती हैं एक संस्था का कि भाई
कि भाई वो ये जो प्रोग्राम है क्या इतना बड़ा प्रोग्राम वो हैंडल कर पाएंगी या नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है प्रीवियस में, पास्ट में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या, उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करा है पास्ट में। तो उनको भी कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर होता है, दे ऑल्सो उनके ऊपर भी एक टीम होती है जो ये सब एनालिसिस करती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, उनकी बाकायदा एक इस्टेब्लिश टीम होती है। तो ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो हमने देखी है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आपके लास्ट 3 इयर्स के टर्नओवर के आधार पे बजट पे चर्चा होती है। ये हमारे संग भी था, वेल एंड ट्रूली इट्स देयर। हाँ, ये होता है जनरली। कोई और साथी की बात करना चाह रहा हूँ जी। पॉलिसीज जो है, अकाउंट पॉलिसी है या फंड पॉलिसी है, क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए और उसको बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किस संस्था को? संस्था की जो पॉलिसी होती है, हाँ, वो बना रहे हैं, कई डोनर्स कई तरह की पॉलिसी, हाँ बिल्कुल, कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए और उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए पॉलिसीज़ तो सबसे पहले जो कंप्लाइंस के साथ, एक तो आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जो लेजिटिमेट थिंग है वो होनी चाहिए। सेकेंडली जो आजकल कुछ बड़ी डोनर एजेंसीज देखती हैं कि भाई यू हैव अ वेल प्लेस्ड एम्प्लॉयज़ के लिए आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके आप बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। हाँ, उसमें जो एक एम्प्लॉयज़ के जो कॉमन बेनिफिट्स हैं वो आप उनको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, छुट्टियों का उसमें प्रोविज़न है कि नहीं है, ट्रैवल का प्रोविज़न है नहीं है, ये है। सेकेंडली कुछ पॉलिसीज़ आजकल कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये देखती हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी इन प्लेस है या नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। छोटी संस्थाओं के लिए भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है कि यू हैव सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी इन प्लेस, कि वो है या नहीं है। थर्डली ये देखा जाता है कि लाइक जैसे कैसे किन शब्दों में उसको बोलेंगे, फाइनेंस पॉलिसीज तो अब मैं उसको एक कंप्लायंस का हिस्सा मानता हूँ। फाइनेंस पॉलिसी, HR पॉलिसी में हाँ, जो HR पॉलिसीज जो होती हैं आपकी, जिसमें कि मांगते हैं ज़्यादा, जो आपकी बैलेंस शीट्स है वो प्रॉपर है, टाइमली है कि नहीं है, एनुअल रिपोर्ट्स में आपकी चीज़ें हैं या नहीं है, जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड पॉलिसी, ये चीज़ तो बेसिक, ये तो आपके HR पॉलिसीज का पार्ट हो गया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है कि नहीं है आपके, ये तो इट्स बेसिक मिनिमम थिंग्स। उसके अलावा जैसे एक चीज़ जो और मैंने देखी है वो ये देखा है कि संस्थान की जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहा है, ये मतलब इंटरनली मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कि वो मतलब इज इट अ रेंटेड प्रोपोर्शन, यहाँ तक कंपनीज वो देखती हैं डोनर एजेंसी, और या फिर इट्स देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब कुछ जगह से इंटरनली जो मेरे भी सर्कल में लोग हैं वो जो डोनर एजेंसीज में भी काम करते हैं, उनका भी ये पॉइंट है कि वो कुछ एजेंसीज इस हद तक देखती है कि भाई इज इट क्या इनके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्टाफ है, स्टाफ में महिलाएं हैं या नहीं हैं, तो जेंडर इम्बैलेंस तो नहीं है। ये चीज़ें भी कंपनीज डोनर एजेंसीज देखती हैं। एक चीज़ में जैसे कुछ एजेंसीज हैं, बहुत एजेंसीज हैं, बट ये कुछ एजेंसीज हैं जिनके संग आई हैव आल्सो हैव इंटरेक्शंस, और ये छोटे ग्रासरूट लेवल की एनजीओ को भी सपोर्ट करने में मतलब इनका एक ऑब्जेक्टिव है, इनका मैंडेट है। जैसे इसमें HCL फाउंडेशन है, पॉल हिमलेन है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अजीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव है, कुछ CSR कंपनीज हैं जैसे L&T CSR एक है। ये बड़े कॉर्पोरेट या बड़ी एजेंसीज के थ्रू ऐसे छोटे NGOs को भी फंड करती हैं। चाइल्ड इंटरनेशनल फंड है, क्राई है, एक गर्ल्स ग्लोबल एजुकेशन फंड है, द एशिया फाउंडेशन है, UN एजेंसीज हैं जो आपको एज ए इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर सपोर्ट करती हैं।
स्वदेश फाउंडेशन, पीरामल, ब्रिटिश काउंसिल, PHFI, आरोग्यम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर सेक्टर पे बहुत काम करती है, और ये छोटे इनिशिएटिव को सपोर्ट करना इनका मैंडेट है। छोटे लेवल की ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट करती हैं, और उनके साथ ये वो कुछ इसमें, जैसे आरोग्यम का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है ग्रासरूट मगर, लेकिन इनका एरिया है वाटर। टेक्निकल सपोर्ट भी देती हैं, कैपेसिटी सपोर्ट भी देती हैं, और फाइनेंशियल सपोर्ट तो देती है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्ट करती है। और कोई साथी कुछ चीज़ें जानना चाह रहा हो? तो एक बार रिकैप करते हैं कुछ चीज़ें, मतलब ट्रुथ अबाउट रिसोर्स मोबिलाइजेशन मैंने इसको नाम दिया है कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि व्हाट आर द फैक्ट्स एंड व्हाट आर द मिथ्स। ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट इंटाइटल्ड टू सपोर्ट, दे मस्ट अर्न इट। एक एनजीओ सपोर्ट के लिए इंटाइटल नहीं है। एनजीओ या ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशंस को दे हैव टू अर्न इट। उस अर्न करने के लिए जो हमने अभी मुद्दों पे बात करी है वो है सक्सेसफुल रिसोर्स मोबिलाइजेशंस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए बहुत एफर्ट्स की जरूरत होती है और इसमें समय लगता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको 1 या 2 साल के आने वाले वक्त के लिए फंड चाहिए तो उसके लिए आपको आज से ही एफर्ट्स शुरू करने होंगे। बी रेडी, विलिंग एंड एबल टू सेल योर ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोग्राम फॉर विच यू आर रेजिंग मनी। ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया, हाउ यू नीड टू प्रमोट एंड सीक सेल योर आइडियाज टू द डोनर। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एफर्ट्स जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मिशन विजन से बहुत हद तक मैच करने चाहिए। आपके स्ट्रेटेजिक प्लान डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वो नहीं है तो आपके एटलीस्ट मिशन और विजन्स जो हैं उससे आपके जो आपके प्रपोजल्स हैं, जो आपके प्रोजेक्ट प्लान्स हैं वो मैच हमेशा होने चाहिए। वंस डोनर्स आर आइडेंटिफाइड, ये जैसे मैंने बताया डोनर्स आइडेंटिफाइड हो जाता है तो हमें उनके साथ बहुत क्लोजली काम करना होता है और बहुत माइक्रो लेवल पे जाके हमें एक प्रोग्राम को डेवलप करना होता है। It's also about the need of the funder। कई एजेंसीज डोनर ड्रिवन प्रोग्राम्स को चलाती हैं, मतलब डोनर उसमें चाहता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो आप उस सेक्टर में क्या फोकस एरिया होना चाहिए, तो ये डोनर कई बार डिसाइड करता है। अंडरस्टैंड द नीड ऑफ योर क्लाइंट, ऑफ कोर्स जो आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है, जो आपके अल्टीमेट बेनिफिशियरीज हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो रिजल्ट्स आप किसी प्रोजेक्ट का आउटकम या जो उसका रिजल्ट्स निकलता है वो इट इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, डेटास एंड एविडेंसेस। तो ये एक बहुत अच्छा सेलिंग पॉइंट होता है डोनर के पास अगर आपके पास एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स हैं। योर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टुडे इम्पैक्ट, ये तो वही चीज़ है। सर एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स में क्या क्या टूल्स? देखिए एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स में जो आपके आउटकम्स प्रोजेक्ट्स के निकल रहे हैं, जो आप तो दे यू हैव टू सपोर्ट दिस विद सम काइंड ऑफ डेटास, सम काइंड ऑफ फैक्ट्स। मान लीजिए कुछ आपने रिजल्ट गए हैं तो द रिजल्ट शुड नॉट ओनली बी क्वालिटेटिव, यू हैव टू क्वांटिफाई योर रिजल्ट। आपको कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स को क्वांटिफाई करना होगा, आपको नंबर्स बताने होंगे कि कितने फॉर एग्जांपल कितने नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज आपके प्रोजेक्ट में रहे। तो सिर्फ क्वालिटेटिव आउटकम्स की आजकल महत्वता कम हो गई है। यू हैव टू क्वांटिफाई योर आउटकम्स, यू हैव टू शो दैट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स you are able to change the life of so many people, you have to change the life of so many villages, you have established, for example अगर कहीं infrastructure establish करना है तो you have established infrastructure in so many places and इतने beneficiaries उससे जुड़े हैं जिसका फायदा ले पाए। तो कहीं ना कहीं उसको आपको evidence based बनाना होगा अपने outcomes और result। इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, ये 2 चीज आप ध्यान रखना हमेशा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक चैलेंजिंग टास्क है, आप गिव अप नहीं कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू गिव अप। आपको एक फेलियर से ये नहीं है कि आप अपने एफर्ट से निराश हो जाएं, मायूस हो जाएं। यू हैव टू कंटिन्यूअसली, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है।
and it takes time, it takes lot of effort from your side, and patience वही एक चीज़ है, it's a long term process and it requires patience. तो ये इस सत्र के जो ये मुख्य बिंदु थे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों से शेयर करे हैं, और ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं. इट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी भी अगर आप किसी यूएन की देखेंगे या फिर एडीबी की देखेंगे, 50-60 पेज के डॉक्यूमेंट है, बस जो उनका जो सार है वो यही है. तो यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और कुछ प्रश्न और कुछ ऑब्जर्वेशन हो तो आई वुड वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड. आप शेयर. एक तो ये जानना चाहते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, लाइक आप फंड रेजिंग का काम करते हैं एनजीओ के लिए या? सर मैं देखिए, मैं बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई वाज इनटू प्रोग्राम्स. रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब आज से 18-20 साल पहले कोई ऐसे कोई डेडिकेशन कोई पोजीशन होती ही नहीं थी. बेसिकली प्रोग्राम्स होते थे, प्रोजेक्ट होते थे, तो आई वाज मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था बेसिकली. एंड देन इट इज़ समथिंग विच यू लर्न ओवर द ईयर्स. मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे काम किया, नेशनल इंटरनेशनल, एंड देन जहाँ पर मेरी बहुत सारे इंटरेक्शंस हुआ मेरा बहुत सारे डोनर एजेंसीज के साथ, और इट हैज़ नाउ बिकम आप किसी संस्था से जुड़े रहते हैं तो एक समय के बाद आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, यार कोई प्रोजेक्ट तो लाना है ना हमें. प्रोजेक्ट मैनेज करने से इम्पोर्टेंट ये होता है कि यार एक प्रोजेक्ट लाओगे तभी तो उसको मैनेज करोगे, तो आपको हाथ पैर मारने पड़ते हैं, और बस ऐसे ही हम लोगों ने सीखा. और दैट्स हाउ. तो बेसिकली आई वाज ट्रेन्ड एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर. देन आई बिल्ड माय कैपेसिटीज ऑन वेरियस एस्पेक्ट बाय वर्किंग ऑन वेरियस इश्यूज इन वेरियस सेक्टर. Now what are you doing? Now I'm doing a lot of working as consultant. I'm working as a consultant with some of the organization. Right now I'm associated with Aravali and few other organization at the grassroots. अभी हमारे यहाँ जो लोग हैं जी वो आपसे कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेना चाहे तो कैन यू? हाँ ऑफ कोर्स. देखिए ये चीज़ें हैं, कर सकते हैं हम इसको, बट इन चीज़ों के लिए कोई कॉन्क्रीट ये नहीं है कि भाई एक प्रॉपर प्लानिंग प्रोसेस होता है, वो उसमें देखा जाता है कि कैसे वो चीज़ें लोग आपसे कॉन्टेक्ट. बट हाँ बिल्कुल मेरा नंबर. यही चीज़ ये है ना, यही पूछना चाहते थे ना सर. प्लीज़ दीपक जी, मैं कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा हमारा वो बताता हूं. जी जैसा कि एनुअल रिपोर्ट नहीं कैसे जैसे एनुअल रिपोर्ट का बात होता है ना, वेबसाइट का बात होता है जी, सोशल मीडिया का बात होता है, तो जो भी हम लोगों का एनुअल रिपोर्ट होता है हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम लोगों से हम शेयर करूँ. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे माध्यम उसको अपलोड कर सकते हैं, कोई भी नॉर्मल आए कोई स्टडीज कर सकता है. जैसे कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं? बैंकिंग से. अच्छा. जिसके अंदर पेमेंटिया है, ऑफकॉम है. अच्छा. ये सभी लोग उस पर डालते हैं. हम लोगों ने कभी ओबामा फाउंडेशन को कोई रिपोर्ट भेजा 2 साल 1 साल 3 साल आ जाओ यहाँ आके पता सर. यहाँ आगे जाओ ना सर. हाँ बिल्कुल. नहीं आओ अरे यहाँ आ जाओ. अरे सर तो लास्ट ईयर क्या विकास जी, नहीं वो आवाज आई है. हमारे पास में एक मेल आया सिंपल सा 2B, बराक ओबामा फाउंडेशन की डायरेक्टर है, और उनको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जो गर्ल्स एजुकेशन पे काम करता है. उन्होंने एक विंडोज का लिंक दिया हमें कि 27 अप्रैल को ये क्लोज होने वाला है और आप इसको पे करके भेजिए. बट ऐसा मेडिकल इमरजेंसी था घर में, तो हम उसको पे नहीं कर पाए. 28 तारीख को हमने ऑफिस ज्वाइन किया 28 को, और ज्वाइन करने के बाद मैंने उसको मेल किया. हमने बताया ऐसी कंडीशन थी, तो उस कंडीशन पे उन्होंने हमें 2-3 दिन का और समय दिया. कोई बात नहीं, हम आपके लिए ऑफर्स करते हैं. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट नोट जिसको बोलते हैं हम लोग, जो मैंने बताया आपको, समरी है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, फैक्ट्स है, वो लिखे उनके साथ शेयर किए. उसके बाद में एक कारण क्योंकि जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उन्होंने बोला कि छोटा सा आप लोगों का इंटरव्यू किया, पास हो गया. सेकेंड उन्होंने बोला जो डायरेक्टर है 2B, उसके साथ में आप लोगों का एक वो इंटरव्यू किया. थर्ड उन लोगों ने बोला जुलाई 3 मिशेल ओबामा के साथ में आप लोगों का एक वर्चुअल 45 मिनट का वर्चुअल वो हम लोगों का बात हुआ. और जुलाई 5 2021 के अंदर एक उनका एग्रीमेंट साइन किया. ये एग्रीमेंट साइन कीजिए और इतने $, आपको दिए जा रहे हैं.
आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वैसे एग्जाम्पल तो 100 से भी ज़्यादा है, SCH के है, गोल्डमैन सच के है, IBM के है, IIT मुंबई के है, IIT मद्रास के है, बहुत बड़े छोटे के भी एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि उनको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था और नॉर्मल सा उन लोगों ने एनुअल रिपोर्ट स्टडी किया और उसको तो मैं भी यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जो हम कई बार क्या करते हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना। जैसे इन्होंने बताया कम्युनिकेशन, एनुअल रिपोर्ट, बहुत सी, मैं अभी इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उनकी वेबसाइट खोल कर देखोगे कि 3 साल पहले की एनुअल रिपोर्ट है, 4 साल पहले की, उसके बाद अपडेट ही नहीं करी हुई है, डाली नहीं हुई है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिकली यू नो एजेंसीज इन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। और कोई साथी, ये इट्स अ प्लेटफॉर्म टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, और ये वाला जरिया, ये वाली सोच हमें हमेशा बना के रखनी है। कोई और साथी कुछ ही किसी भी विषय पे बैठे हैं सृष्टि सेवा सर बताइए। हम लोग उदयपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कहाँ से? उदयपुर। अच्छा। और 8 प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में काम कर रहा है। 2004 से मैंने स्टार्ट किया इस ऑर्गेनाइजेशन में, फाउंडर हूँ उसका। मेरा ये मानना है कि डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूँ कि अभी मैं मानता हूँ कि ठीक लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। करीब 800 लोगों की टीम है, एम्प्लॉइज़ हैं और करीब 8 करोड़ का टर्नओवर। इसमें हम लोग FCRA प्रोग्राम भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हैं और लोकल बॉडीज़ के साथ भी। इसके अलावा UNDP, IFL, CSR में भी काफ़ी प्रोग्राम हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है आपका। फिर ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़रूरी है कि आपका पेपर कोई भी देखे तो आपको, क्योंकि जब ये इस पूरे पीरियड में इतना आसान नहीं होता है, जब निकलते हैं लोग शिकायतें करते हैं और आपको कई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक है तो इस दौरान हमने IB से भी गुजरे हैं, CID से भी गुजरे हैं, ACB से भी गुजरे हैं और 7-8 कोर्ट केस से भी गुजरे हैं, लेकिन सेफ है। सेफ इसलिए कि पेपर बहुत पक्के होने चाहिए। मैं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो बात की जा सकती है कई चीज़ों पे, क्योंकि सारे लोग NGOs वाले हैं और बोलना तो NGOs में जानते हैं कि आप जितने जाए बोला जा सकता है, और प्रैक्टिकल बात बिल्कुल, पेपर बिल्कुल मजबूत रखें हमेशा। दूसरी बात, साथ क्रेडिट बहुत मायने रखती है आपकी। जब आप शुरुआत में काम करते हैं, जैसे हम लोग हिंदुस्तान जिनके साथ काम कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। अभी वेदांता का एक प्रोग्राम निकला नंदगढ़ का, हमने उसको ट्राई किया, डाला, तो उन्होंने हमारा फीडबैक हिंदुस्तान जिंक से लिया, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की सब्सिडरी एजेंसी है। अब वेदांता फाउंडेशन ग्रुप है, उसी में हिंदुस्तान जिंक है। उन्होंने वहाँ से फीडबैक लिया, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा काम है इनका, तो हमें वो नंदगढ़ दिया गया। इसी तरह से और मतलब जब आपकी साथ बात होती है, फिर प्रोजेक्ट अब इस स्टेज में है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती बात करने की। अभी फिलिप से बात चल रही है, वो आगे बढ़ गया है कि हमें आपके साथ काम करना है। सरकार के साथ काम करने का तरीका अलग है, वो सब जान के उस पर इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका काम अलग तरीके का है। फिर भी हमारे पास में सरकार के साथ में जल जीवन मिशन पे डूंगरपुर पूरा है, उदयपुर पूरा है, बाड़मेर 13.5 करोड़ का प्रोजेक्ट तो यही है। इसके अलावा VWSS की ट्रेनिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे हम एमपैनल्ड है, जिसमें हम MP UP में काम कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट है, दूसरा काम की साख जरूरी है आपकी, और तीसरा जो हमारे भाई दीपक जी ने बताया, सोशल मीडिया वगैरह ये सब चीज़ें, वेबसाइट वगैरह बहुत। ये बस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो बताना चाह रहा हूँ, बाकी तो आप कुछ पूछे तो बताइए। और इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग डोनर होते हैं, हाँ, कोई बड़ा डोनर हमारा कोई काम दे रहा है या जिसका हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो डोनर हमेशा रिपीट करता है। अगर हम उसको अच्छा, वो प्रोजेक्ट अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है, तो एग्जिस्टिंग डोनर सालों साल तक, अगर उनके पास फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, तो दे वुड लाइक टू सपोर्ट टू देयर प्रीवियस पार्टनर्स। ये मैंने बहुत बार देखा है ऐसा। तो ये कम्युनिकेशन की बात हुई, डॉक्यूमेंटेशन की बात हुई, और डॉक्यूमेंटेशन की जब इन्होंने या कम्युनिकेशन की बात करी, तो एक जैसे मैंने कहा कि एक डॉक्यूमेंटेशन या कम्युनिकेशन हमारा एक ऑनगोइंग एफर्ट कैसे होना चाहिए। एक तो हमारे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। एक अगर पता नहीं सब संस्थाएं कर पाती हैं नहीं कर पाती हैं,
हमारे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा सर्कुलेट होनी चाहिए, जैसे चाहे हमारा कोई न्यूज़ लेटर हो गया है ना, चाहे हमारी एक कोई एक्टिविटी रिपोर्ट हो गई है ना, चाहे हमारा कुछ मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी है ना जो कि हमेशा डायनामिक रहे, मतलब हाँ भाई अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी चल रही है, इनका एक न्यूज़ लेटर आया है, चाहे वो एक ऑनलाइन वर्जन ही क्यों ना हो, उसके लिए आपको प्रिंट कराने वगैरह की जरूरत नहीं है, एक लिख के अच्छा कंटेंट बना के डिज़ाइन करा के आप अपने ग्रुप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वहाँ आप सर्कुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि यू आर ऑलवेज इन द मेमोरी ऑफ समवन, ठीक है। तो अपने आप को स्टैग्नेट नहीं करना है, अपने आप को मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ छोटी, चाहे वो छोटे पैमाने पे हो, चाहे वो एक 1 पेज का न्यूज़ लेटर हो, 1 पेज की एक एक्टिविटी रिपोर्ट हो, 1 पेज का कुछ भी हो, वो आप मतलब ये एक्टिविटी को डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाइए, ये बहुत आने वाले वक्त में ना इट विल रीप बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसी के साथ मैं रुकता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ और भविष्य में ज़रूर कहीं ना कहीं